हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है मुख्य रूप से सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग जो है वो केंद्र और राज्य के बीच में संबंधों पर बनाया गया था और इसने बहुत से अपने सजेशंस दिए थे, जिसमें से काफ़ी सजेशंस माने भी गए थे। इसके पहले दो और प्रमुख समितियां हैं जिनको आपको जानना है, शीतलवाड़ समिति और राजमन्नार समिति। और इसके बाद भी पुंछी आयोग इत्यादि कुछ और भी हैं जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की इस क्लास में हम मुख्य रूप से इन तीन पर बात करेंगे। केंद्र और राज्य के बीच में संबंध में ये समितियां क्यों बनाई गई? क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच में बहुत से टकराव भी हैं, बहुत से मुद्दे हैं जिन पर सामंजस्य बनाने की ज़रूरत पड़ती है। पहले संघ जो है यानी संघात्मक प्रणालियाँ जो हैं उसको थोड़ा सा समझें तो आप समझ पाएंगे कि ये विवाद क्यों हैं और कैसे इनका निपटारा किया जाना चाहिए। ये मुद्दे करंट में भी बने रहते हैं क्योंकि हमेशा केंद्र और राज्य के बीच में ये बहस के विषय हैं और इन पर क्वेश्चंस आपके बनते रहते हैं मेंस में, क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा, प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन, वित्त का बंटवारा, ये सब ऐसे टॉपिक हैं जो हमेशा चर्चा में रहते हैं, इसलिए इनको आपको अच्छे से थोड़ा समझना चाहिए। केंद्र और राज्य के संबंध की जब बात करें तो भारत में आपको पता है कैसी प्रणाली है, संघात्मक शासन प्रणाली है। जब आप संविधान को पढ़ते हैं तो आपको ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली व्यवस्था है, फेडरेशन है। अमेरिका में भी है, भारत में भी है, लेकिन अमेरिका और भारत के फेडरल सिस्टम में थोड़ा सा अंतर है। अगर हम यूएसए की बात करें, सबसे पहले हम देखें कि यूएसए कैसे बना है। यूएसए में कुछ राज्य थे, शुरुआत में 13 राज्य थे। उन राज्यों ने मिलकर के, आज वहाँ राज्यों की संख्या ज़्यादा है, उन राज्यों ने मिल करके एक संघ का निर्माण किया। यानी यूएसए में क्या है, वहाँ पर राज्य थे, वहाँ पर राज्यों ने संघ को बनाया है। इसको आप ऐसे समझें कि वहाँ पर फ्री स्टेट्स थी, यानी अलग अलग राज्य हुआ करते थे जो अपने आप में स्वतंत्र थे, उनके अपने झंडे थे, उनके अपने कानून थे, उनके अपनी नागरिकताएं थी, सब अलग अलग थे। उन लोगों ने मिल करके एक संघ का निर्माण किया, यानी अपने ऊपर एक सरकार का निर्माण किया जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट उन्होंने माना और उस सरकार को अपनी कुछ शक्तियां दे दी, जैसे विदेश का मामला दे दिया, संचार दे दिया, इस तरह का सैन्य मामला दे दिया। कुछ शक्तियां संघ को दे दी कि इन मामलों को आप देखिए और बाकी हम मामले जो है स्वयं देखेंगे अपने अपने राज्य में। तो अमेरिका में आप क्या देखते हो, अमेरिका में राज्य जो होते हैं, स्टेट, वो ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। राज्यों के पास अपनी नागरिकताएं भी हैं, वहाँ के अपने न्यायपालिकाएं अलग हैं, उनके जो है फ्लैग्स अलग हैं, उनके झंडे अलग हैं। सिर्फ संघ उन शक्तियों पर काम करता है जो राज्यों ने ही उसको प्रदान किया है, यानी संघ सरकार वहाँ पर सिर्फ उन्हीं शक्तियों पर काम कर सकती है जो राज्यों ने उसे सौंपे हैं करने के लिए। तो एक प्रकार से आप कह सकते हो कि वो जो है राज्यों के द्वारा बनाया गया संघ है। अब हम भारत में अगर बात करें तो भारत की स्थिति थोड़ा उल्टी है। भारत जब आज़ाद हुआ तो यहाँ पे फ्री स्टेट्स तो नहीं थे, यहाँ पर तो सब अंग्रेज़ों के अधीन स्टेट हुआ करते थे, उनको मिल करके एक भारत का संघ बना दिया गया। यानी राज्यों ने संघ नहीं बनाया, विलय हुआ यहाँ पर। वहाँ पर विलय नहीं हुआ, राज्यों का अलग अलग अस्तित्व भी है। देखो, राज्यों के पास नागरिकताएं भी हैं, राज्यों के अपने अलग नियम हैं, राज्यों के अपने अलग झंडे हैं। यहाँ पर क्या है, भारत विलय होकर के बना है। जितने इसमें सब रियासतें और उस समय की स्टेट्स थी, उनको विलय करके एक भारत संघ का निर्माण किया गया। यानी यहाँ पर पहले बना भारत संघ, यहाँ पर क्या बना, भारत संघ बना। यानी भारत एक पूरा विलय करके बनाया गया और फिर शासन चलाने के लिए छोटी छोटी इकाइयों में उसे बांटा गया। यानी कि वो राज्य पृथक नहीं है, सिर्फ शासन प्रशासन को सुचारू रूप से करने के लिए इस भारत संघ ने राज्यों का निर्माण किया, राज्यों का निर्माण किया है। अब देखिए, बिल्कुल उल्टा यहाँ पे कहानी है। यहाँ पर संघ ने राज्यों का निर्माण किया है, वहाँ राज्यों ने संघ को बनाया है। भारत था, पूरा भारत आप मान लीजिए, भारत काफ़ी बड़ा था, तो भारत में जो है स्टेट्स बना दी गई। इस तरह से
स्टेट्स बना दी गई ताकि हम अलग अलग स्टेट में अलग अलग सरकार बना करके उस क्षेत्र को शासित कर सकेंगे। लेकिन ये जो स्टेट बनाए गए, चूँकि ये पहले से नहीं थे तो इनकी अपनी नागरिकताएं नहीं हैं, इनकी अपनी पृथक न्यायपालिका नहीं है। आप इस चक्कर में न रहिएगा कि हाई कोर्ट जो होता है वो किसी राज्य की न्यायपालिका है। यहाँ पर एकीकृत न्यायपालिका है, यानी पूरा सिस्टम एक ही में जुड़ा हुआ है, एक ही न्यायपालिका है। उसके अलग अलग स्तर हैं, तो अलग उनकी न्यायपालिका भी नहीं है, उनके अलग झंडे नहीं हैं, किसी राज्य की अपनी सेनाएं भी नहीं हैं, और ना ही राज्यों की अपनी अलग नागरिकताएं हैं। यहाँ पर एकल नागरिकता है, एकल फ्लैग है, एक ही झंडा है पूरे देश का, एक ही नागरिकता है पूरे देश की। यानी कि यहाँ पर जो राज्य हैं वो विनाशकारी राज्य हैं। हमने पीछे क्लास में आपको बताया भी था कि राज्य यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, एक राज्य को ख़त्म किया जा सकता है, उसका राज्य का दर्जा। जैसे अभी आपने जल्दी में देखा कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा ख़त्म कर दिया गया, उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। इसी तरीके से दो राज्य मिला के एक राज्य बना सकते हैं, एक राज्य के कई टुकड़े कर सकते हैं, और ये सब पावर संघ सरकार के पास में है। तो यहाँ पर भारत का जो मामला है वहाँ पर संघ ने राज्यों का निर्माण किया है। इसका मतलब संघ शक्तिशाली है, संघ नष्ट नहीं हो सकता है, राज्य नष्ट हो सकते हैं। और इसीलिए एक जो है कहा जाता है भारत के संदर्भ में कि भारत जो है क्या है, भारत विनाशी राज्यों का, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, अविनाशी संघ है। यानी संघ यहाँ पर बिना नष्ट नहीं हो सकता है, राज्य जो है वो नष्ट हो सकता है। तो इस तरह से जब संघ का निर्माण हुआ भारत का, तो 1967 तक यहाँ पर ज़्यादा विवाद नहीं थे। 1967 तक केंद्र में और राज्यों में एक ही दल की सरकार हुआ करती थी और वो दल था कांग्रेस। लेकिन 1967 से कुछ चीज़ें बदली और कुछ राज्यों में पृथक पार्टियों का जो है अपना उनका विजय हुई और उन्होंने सरकारें बनाई। अलग अलग कुछ राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। तो अब यहाँ पर जब दो प्रकार के दो दलों की सरकारें आ गईं, तब जो है सामंजस्य बिठाने में थोड़ा दिक्कत होने लगी और केंद्र और राज्य के बीच में विवाद भी उत्पन्न होने लगे। विवाद किन मुद्दों पर है, इस चीज़ को आपने समझ लिया होगा। तो किन मुद्दों पर विवाद हैं, क्यों हमको ये सब आयोग समितियां वगैरह बनानी पड़ी, इसके पीछे का कारण आप देखिए। सबसे पहले कारण आपको जानना ज़रूरी है, तभी आप निवारण कर सकेंगे कि इन समितियों को बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी। 1967 के आसपास तक कोई ऐसी समिति बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी जो केंद्र और राज्य के संबंधों पर अध्ययन करे, क्योंकि एक ही दल की सरकार थी, वो अपना एक सिद्धांत पे काम करते थे, उन्होंने सब निपटा लिया। लेकिन जैसे ही राज्यों में अलग दलों की सरकारें बनी, केंद्र में अलग दल की सरकार बनी, फिर उनके बीच में विवाद होना तय था। तो ऐसे में समीक्षा करने के लिए सबसे पहले एक शीतलवाड़ समिति बनी, फिर जो है तमिलनाडु में जो है राजमन्नार समिति बनाएगी, उसके बाद सरकारी आयोग का गठन किया गया और इनने अपने जो है, इसके बाद भी पुंछी आयोग और तमाम हैं। तो इन सब लोगों ने जो है केंद्र राज्य संबंधों पर बहुत से अपने मशवरे दिए हैं और उनमें बहुत से लागू भी किए गए। तो पहले मुद्दे देखें केंद्र और राज्य के संबंध में। अगर देखें कि टकराव के मुद्दे क्या हैं, टकराव के मुद्दे क्या हैं, तभी आप समझ पाओगे कि इनकी जो मशवरा है वो कैसे और क्यों हैं। टकराव के कौन कौन से मुद्दे आपको दिखाई पड़ते हैं, कुछ प्रमुख, वैसे तो बहुत से मुद्दे हो सकते हैं। पीछे की क्लासेज अगर आपने पढ़ी तो आप देखते हो कि राज्यपाल एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि केंद्र सरकार जो है राज्यपाल राज्यों में जो है नियुक्त करती है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होती है और उसको जब चाहते हैं हटा देते हैं। इस प्रकार से राज्यों में नियंत्रण करने के लिए राज्यपाल का एक पद जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका केंद्र के लिए निभाता है। तो राज्यपाल के पद को लेकर के उसके नियुक्ति की तरीका, उसको हटाने का तरीका, उसके कार्यकाल और इन सब चीज़ों पर बहुत विवाद हमेशा केंद्र और राज्य के बीच में होते रहते हैं। तो एक तो मुद्दा टकराव का है कि राज्यपाल, एक तो राज्यपाल है, राज्यपाल के संदर्भ में राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है इस पर बहस रहती है हमेशा। नियुक्ति एवं हटाया जाना, किसी पद से किसी को हटाने की शक्ति जिसके पास होती है उस पद पर उसका नियंत्रण होता है। जैसे कि मेरे पास अगर शक्ति हो कि प्रधानमंत्री को मैं हटा सकता हूँ,
इसका मतलब है प्रधानमंत्री मेरे दबाव में काम करेगा, क्योंकि मैं उसे हटा सकता हूँ। तो राज्यपाल को कौन हटा सकता है, कैसे हटा सकता है, उसकी नियुक्ति कौन कर सकता है, ये सब पावर तो राष्ट्रपति के पास में है। इसीलिए राज्य चाहते हैं कि ये शक्ति कुछ कम की जाए और इसमें राज्यों का हस्तक्षेप भी बढ़ाया जाए। तो एक तो बहस का मुद्दा ये रहता है। दूसरा एक रहता है राष्ट्रपति शासन को लेकर के। राष्ट्रपति शासन, आपको पता है आर्टिकल 356, राष्ट्रपति शासन के द्वारा राज्यों की सरकारों को हटा के वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। तो ये भी राज्यों के पास में एक मुद्दा है कि इसका यूज जो है केंद्र सरकार अपने स्वार्थ के लिए भी कर सकती है और जो है इससे नियंत्रण राज्यों के ऊपर संघ का बढ़ जाता है। तो एक तो ये मुद्दा रहता है। दूसरा एक मुद्दा रहता है समवर्ती सूची के लेकर के। समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट विषय। देखो आपको पता है कि समवर्ती सूची पे जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना देते हैं तो वहाँ पे केंद्र का कानून हावी हो जाता है। तो ऐसे में राज्यों को ये ज़रूर लगता है कि समवर्ती सूची एक प्रकार से केंद्र के ही नियंत्रण में है, क्योंकि अगर हम कानून बनाते हैं और केंद्र भी उस पर कोई कानून बना देता है तो फिर हमारा कानून फेल हो जाता है। इसी तरीके से राज्यों को एक ये भी दिक्कत रहती है कि अवशिष्ट विषय केंद्र को दे दिए गए हैं, तो वहाँ पे हमारी जो है कुछ नहीं चलती है। दूसरा जो है वित्त एवं संसाधनों का बंटवारा लेकर के, वित्त एवं संसाधन, संसाधनों का बंटवारा, इसको लेकर के भी हमेशा चर्चा रहती है कि राज्यों को कम वित्त मिल रहा है, यानी उनकी इनकम कम है, उनके पास संसाधन कम है। जैसे रेलवे को आप ले लीजिए, जैसे बंदरगाह ले लीजिए देश के, वो सब किसके अंडर में है, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में है। तो इस तरह से ये भी विवाद के विषय रहते हैं। हालांकि वित्त अलग से हम पढ़ेंगे, वित्तीय संबंधों पर जब बात करेंगे आने वाली क्लासेस में तो इसको और डिटेल से समझेंगे। एक चीज़ और देखिए कि आपको पता है कि राज्य सूची के विषयों पर राज्य की सरकार कानून बनाती है, लेकिन पीछे की क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि ऐसे बहुत से मामले आते हैं, ऐसे बहुत से अवसर आते हैं जब सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य सूची के विषयों पर भी अतिक्रमण कर लेती है, यानी कि केंद्र सरकार राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। तो ये एक भी विवाद का मुद्दा है। क्या विवाद का मुद्दा है? राज्य सूची पर केंद्र का अतिक्रमण, ये भी एक बहस का मुद्दा रहता है। और देखिए बहुत से हैं, लेकिन कुछ आपको मुख्य मैं बता रहा हूँ, ऐसे आप बहुत से मुद्दे सोच भी सकते हैं। एक देखिए विधायिका पर भी नियंत्रण करते हैं। जो राज्यों का विधानमंडल होता है वहाँ पर राज्यपाल को एक पावर दी जाती है कि वो किसी विधेयक को जो राज्य की विधानसभा में रखा जा रहा है, विधानमंडल में रखा जा रहा है, तो उस विधेयक को राष्ट्रपति की परमिशन के लिए भेज देते हैं। आर्टिकल 200 के तहत उनको ये अधिकार है। तो ये भी विवाद का विषय रहता है कि राज्यपाल राज्यों के विधेयक को राष्ट्रपति की परमिशन के लिए आरक्षित करते हैं, तो इसमें भी कुछ संशोधन राज्य चाहते हैं। तो ये विवाद रहता है। राज्यपाल द्वारा राज्य के विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना, एक ये भी मुद्दा रहता है। और एक बहस का मुद्दा रहता है कि केंद्रीय बलों की तैनाती, जो केंद्रीय पुलिस बल हैं उनकी तैनाती राज्यों में की जाती है नियंत्रण करने के लिए। तो वो भी एक मुद्दा रहता है कि केंद्रीय जो बल हैं, फोर्स हैं, केंद्रीय बलों की तैनाती, अब वो अंडर में केंद्र सरकार के काम करते हैं और उनको राज्यों में विभिन्न प्रयोजनों में नियंत्रण करने के उद्देश्य से तैनात कर दिया जाता है। तो ये भी एक जो है केंद्र का नियंत्रण है। केंद्रीय बलों की राज्यों में तैनात करना, ये भी बहस का मुद्दा रहता है। और देखिए अखिल भारतीय सेवाओं को लेकर भी आपत्ति है राज्यों को। अखिल भारतीय सेवाएं, जिसके अंतर्गत आपको पता है IAS, IPS और IFS, हमने आपको बताया था ये अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं। तो इन सेवाओं को लेकर भी राज्यों को आपत्ति रहती है कि इन सेवाओं का जो प्रबंधन है वो
संघ सरकार के द्वारा किया जाता है, भर्ती नियंत्रण इत्यादि, और ये हमारे लिए भी काम करते हैं और हमारा इनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। तो ये भी एक विवाद का विषय है। इस तरह से ये कुछ प्रमुख बिंदु हमने बताए। ये चीज़ों को आप समझें कि इन सब चीज़ों से राज्यों को आपत्ति बिल्कुल होती है कि इस तरह से इन माध्यमों से सेंटर हमारे ऊपर यानी राज्य के ऊपर काफ़ी नियंत्रण बना लेता है। तो फिर ऐसे में विवाद होना तय है, और जब विवाद होने लगे तो फिर अलग अलग समितियां और अलग अलग आयोग बनाए गए कि आप इनका कुछ सलूशन निकालिए, और उसमें से बहुत से सलूशन माने भी गए, कुछ नहीं भी माने गए। सलूशन तो बहुत सारे दिए गए, एक दो नहीं सैकड़ों में दिए गए। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे सरकारिया आयोग की बात करेंगे तो बहुत बड़ी रिपोर्ट इन्होंने बना के दी, हज़ारों पेज में, यानी 1500 के आसपास पेज थे, 1600 के आसपास, इतने पेज में, और बहुत से इन्होंने मशवरे दे, बहुत सी सलाहें दी, उसमें से बहुत सी मानी भी गई हैं। इसके बाद में अभी जल्दी में पुंछी आयोग जो बना था उसमें भी बहुत से सजेशन दिए गए, बहुत बड़ा आयोग की रिपोर्ट वो भी थी, उसको भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इस चैप्टर में हम मुख्य रूप से सरकारिया आयोग पे फोकस करेंगे, लेकिन इसके पहले हम ये दो समितियां हैं इनको देखें। सीतलवाड़ समिति, MC सीतलवाड़ को आप जानते हैं। MC सीतलवाड़ भारत के प्रथम महान्यायवादी थे और काफ़ी लंबे समय तक रहे, और इस समिति के अध्यक्ष वही थे। तो सीतलवाड़ समिति को देखें सबसे पहले। सीतलवाड़ समिति कमेटी थी ये। देखिए, जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग गठित किया गया था, फर्स्ट ARC, उसकी रिपोर्ट को अध्ययन करने के लिए ये समिति बनाई गई थी कि इसमें जो चीज़ें दी गई हैं उसको विश्लेषण करिए, अध्ययन करिए, तब अपनी रिपोर्ट दीजिए। तो ये 1966 में इसको बनाया गया था, जो है 1966 और 1969 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ये जो है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए, अध्ययन हेतु, यानी फर्स्ट ARC जो था उसके अध्ययन करने के लिए ये समिति बनाई गई थी। उसके अध्यक्ष नाम से ही आप जान गए MC सीतलवाड़ थे, और इनके जो मुख्य सजेशंस थे वो आप जानिए। अध्यक्ष तो आपको पता ही हो गया, नाम लिख लीजिएगा। इनके जो सलाह थी वो देखिए, यानी परामर्श इनके क्या थे। परामर्श देखिए, जो प्रमुख इनके मशवरे थे उनको आप देखें। MC सीतलवाड़ की समिति ने क्या कहा। एक तो हमने बताया जैसे राज्यपाल को लेकर के विवाद है सेंटर स्टेट के बीच में, तो उसका इन्होंने हल बताया कि जो राज्यपाल हो, इन्होंने कहा कि राज्यपाल जो है गैर दलीय व्यक्ति हो, गैर दलीय, या आप कह सकते हो कि जिसका किसी दल से कोई लेना देना ना हो, गैर दलीय व्यक्ति हो। ये बात इन्होंने कही कि राज्यपाल उस व्यक्ति को बनाया जाए जिसको किसी पार्टी से संपर्क, सीधा संबंध नहीं होना चाहिए, ताकि वो किसी पार्टी के साथ कोई भेदभाव ना करे। एक सलूशन ये इन्होंने दिया। केंद्रीय बलों की तैनाती के संदर्भ में इन्होंने कहा कि जो केंद्रीय बल हैं उनको अगर राज्य में तैनात करना है तो उसके लिए राज्यों से परामर्श के लिया जाए, उनकी अनुमति ली जाए। यानी कि एक बात इन्होंने केंद्रीय बलों के संबंध में कही कि केंद्रीय बलों की तैनाती में राज्यों से परामर्श लिया जाए, राज्यों से परामर्श। अब देखिए, इन्होंने राज्य का फेवर लिया है, राज्य के फेवर की बात ये कर रहे हैं। एक और बड़ी बात इन्होंने कही जो आगे चल कर के राजमन्नार समिति ने और सरकारिया आयोग सभी ने मानी। सरकारिया आयोग ने उस पर और डिटेल में जो है रिपोर्टिंग की और उसको माना भी गया। जो सरकारी आयोग का एक सबसे बड़ा परामर्श वही माना गया, वो था अंतर्राज्यीय परिषद। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करते हैं आर्टिकल 263 के तहत। तो वो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो 1990 में किया गया था वो सरकारिया आयोग की एक सिफारिश थी, और इसके पहले सीतलवाड़ समिति ने भी उस पर संक्षिप्त विवरण दिया था। तो इन्होंने एक अंतर्राज्यीय परिषद की भी बात की थी। अंतर्राज्यीय
परिषद बने। अंतर्राज्यीय परिषद मतलब पीछे क्लास में आप देख लीजिएगा इसका क्या काम होता है। तो ये परिषद बनाने की बात इन्होंने की थी और इन्होंने कहा कि जो संसाधन है और वित्त है उसमें भी राज्यों का हिस्सा बढ़ना चाहिए और राज्यों को अधिक स्वायत्तता मिलनी चाहिए, लेकिन इसके लिए संविधान में कोई संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने इस पर जोर दिया कि राज्यों को अधिक स्वायत्तता दी जाए, राज्यों को अधिक फ्रीडम दिया जाए, अधिक स्वायत्तता मिले। ये कुछ प्रमुख हैं, ज़्यादा नहीं जानने की ज़रूरत है, हम सरकारी आयोग पे डिटेल में बात करेंगे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन आप देख रहे हो कि इसमें एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि शीतलवाड़ समिति ने जो है संघ का ज़्यादा पक्ष लिया था या राज्य का। तो आप देखिए यहाँ पे चारों बातें जो हैं वो राज्य के फेवर में जा रही हैं कि राज्यपाल केंद्र के ज़्यादा नियंत्रण में ना हो तो राज्य का ही फायदा है। केंद्रीय बलों की तैनाती भी जो है राज्यों के परामर्श से की जाए, इससे भी राज्यों का फायदा है। और अंतर्राज्यीय परिषद तो विवाद निपटाने के लिए है ही, सलाह देने के लिए, तो उससे भी। और राज्यों को अधिक से अधिक स्वायत्तता मिले, उनको संसाधन और वित्त में ज़्यादा हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो ये सब बातें इन्होंने शीतलवाड़ समिति ने कही थी। अब इसके बाद में जो दूसरी एक समिति है जो राजमन्नार समिति, तमिलनाडु सरकार ने इसका गठन किया था, तो उसका भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि राजमन्नार समिति ने क्या कहा था। उसके बाद हम सरकारिया आयोग पे आते हैं। राजमन्नार समिति, इसका गठन जो है तमिलनाडु सरकार ने किया था। क्वेश्चन आ सकता है कभी पीटी में, तमिलनाडु सरकार द्वारा इसका गठन 1969 में ही किया गया था। इन्होंने क्या कहा, देखिए अब चूंकि एक राज्य के द्वारा बनाया गया था और शीतलवाड़ की समिति में भी राज्यों के फेवर की बात की गई थी और इन्होंने तो बहुत ज़्यादा राज्यों का फेवर लिया था, यानी पूरी तरीके से राज्यों को पावरफुल बनाने की बात इन्होंने की थी। राजमन्नार समिति ने इन्होंने कहा कि राज्यपाल के संदर्भ में इन्होंने कहा कि राज्यपाल को जब हटाया जाना होता है, राज्यपाल को कैसे हटाया जाता है। राज्यपाल का पद जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि जब तक राष्ट्रपति उनसे खुश रहें, यानी उनको रखना चाहे राज्यपाल के रूप में, तो राष्ट्रपति जब चाहे तब राज्यपाल को हटा सकते हैं राज्य से। तो इन्होंने कहा जो हटाए जाने की प्रक्रिया है वो गलत है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होनी चाहिए, उसके कुछ लॉजिक कारण होने चाहिए। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति ने जब जिसको चाहा वैसे हटा दिया। तो एक बात इन्होंने जो कही वो राज्यपाल के संदर्भ में क्या इन्होंने कहा कि राज्यपालों का पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी उनकी इच्छा पर नहीं होना चाहिए, प्रसाद पर्यंत नहीं हो, क्योंकि राष्ट्रपति जब चाहे जिसको हटा देते हैं। और राष्ट्रपति का हटाने का मतलब है केंद्र सरकार की मर्जी, क्योंकि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से तो नहीं हटा देंगे ना, मंत्रिमंडल की सलाह से ही हटाएंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि राज्यपाल जो होते हैं वो केंद्र सरकार के बिल्कुल एजेंट की तरह हो जाते हैं, क्योंकि उनको जब अगर उनके मर्जी का काम राज्यपाल नहीं करेंगे तो राज्यपाल को हटा देंगे। तो ऐसे में राज्यपाल के पास कोई शक्ति ही नहीं रह जाती है। दूसरी बात इन्होंने कही जो हमने बताया था कि अभी अवशिष्ट शक्तियाँ हैं। इन्होंने कहा कि राज्य को ज़्यादा पावर मिलनी चाहिए, अवशिष्ट शक्तियाँ राज्य के पास में होनी चाहिए। तो इन्होंने अवशिष्ट शक्तियों के विषय में कहा कि जो अवशिष्ट रेजिडुअल पावर्स जो होती हैं, यानी वो विषय जो संविधान में नहीं लिखे गए हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार सेंटर का है, वर्तमान में भी है। तो इनकी रिपोर्ट का ये कहना था कि अवशिष्ट जो शक्तियाँ हैं, शक्तियाँ किसके पास में हों, वो राज्यों को मिले, राज्यों को मिले। अखिल भारतीय सेवाएं समाप्त कर दी जाएं। इनका मानना था कि अखिल भारतीय सेवाएं नहीं होनी चाहिए, सेंटर की सेवाएं अलग हों, स्टेट की सेवाएं अलग हों, अपने अपने अधिकारी हों। जैसे राज्य सरकार का ही अधिकारी डीएम हो, उत्तर प्रदेश में जो डीएम बने, उत्तर प्रदेश में जो आईपीएस अधिकारी हों, वो सब क्या हों, वो राज्य सरकार के द्वारा भर्ती किए जाएं, ताकि राज्य का उस पर नियंत्रण हो। और ऐसे क्या होता है कि वो संघ सरकार के नियंत्रण में काम करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि अखिल भारतीय सेवाएं नहीं सही हैं, अखिल भारतीय सेवाएं इन्होंने कहा समाप्त की जाए, सेवाएं समाप्त हों।
उसकी जगह अपना राज्य अपना प्रबंध कर ले। एक बात इन्होंने और कही कि जो राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान है, यानी जो प्रावधान राष्ट्रपति शासन के हैं उन प्रावधानों को भी संविधान से समाप्त कर देना चाहिए। तो राष्ट्रपति शासन भी इन्होंने इसके फेवर में भी बात नहीं की थी। इन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शासन के प्रावधान, ऐसा कोई सिस्टम ही ना हो कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, ये भी समाप्त किए जाएं। तो इस तरह से आप देख रहे हो और भी सिफारिशें थी इनकी, लेकिन ये कुछ हमने प्रमुख बताई कि जैसे जैसे शुरुआत में जो आज 6-7 पॉइंट हमने बताए सब उसी से रिलेटेड देखिए इनके सजेशंस हैं कि राज्यपाल का पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ना हो, इसका मतलब है संघ का नियंत्रण उसके ऊपर कम होना चाहिए। इसी तरह अखिल भारतीय सेवाएं हटा दीजिए आप, राष्ट्रपति का शासन जो है उसके जितने भी आर्टिकल हैं, प्रावधान हैं, वो सब समाप्त कर दीजिए, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं रहना चाहिए। और अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को मिल जाएं या अवशिष्ट शक्तियाँ विषय ही हटा दिया जाए। वो जब भी कोई नया मामला है तो उसको या तो सेंटर को दे दिया जाए या तो राज्य को दे दिया जाए, अवशिष्ट जैसा कुछ ना रखा जाए। तो ये 2 समितियों के जो परामर्श हैं, शीतलवाड़ समिति और राजमन्नार समिति, इन दोनों में आप देख रहे हो कि यहाँ पर राज्यों को ज़्यादा फेवर दिया गया है। ये किसके पक्ष में है? ये राज्यों के पक्ष में है। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट है वो है सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग ने राज्यों का समर्थन तो किया बहुत से मामलों में। अभी देखोगे कि राज्यों के फेवर की बात सरकारिया आयोग में भी की गई, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से सरकारिया आयोग में निकल के आई कि इस आयोग में कहा गया कि केंद्र का शक्तिशाली होना अनिवार्य है। ये बात पे आप ध्यान रखिएगा कि सरकारिया आयोग ने राज्यों के फेवर की बहुत सी बातें की हैं। अभी आप राज्यपाल से रिलेटेड, समवर्ती सूची, सबसे रिलेटेड आप देखोगे उन्होंने कहा कि हाँ राज्यों को ये सब मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी स्पष्ट तरीके से उनका एक मेन उद्देश्य जो रखा गया उसमें ये कहा गया कि केंद्र की शक्तियों में कमी नहीं की जानी चाहिए, केंद्र शक्तिशाली होना चाहिए। राष्ट्र को एकजुट बनाए रखने के लिए, एकता अखंडता के लिए केंद्र का शक्तिशाली होना जरूरी है। जबकि आगे आप पुंछी आयोग में देखोगे, पुंछी आयोग में उन्होंने सहकारी संघवाद की बात की है। तो यहाँ पे सरकारिया आयोग पर हम बात करते हैं कि सरकारिया आयोग की सिफारिशें क्या थीं, क्यों बनाया गया। आपको पता ही है, सारे मुद्दे हमने आपको शुरू में बता दिए। सरकारिया आयोग का गठन किया गया 1983 में और 87-88 में, 87 में रिपोर्ट फाइनल की, 88 में प्रकाशित हुई। 1600 पन्नों की रिपोर्ट थी, बहुत बड़ी रिपोर्ट थी और बहुत से सैकड़ों की संख्या में सजेशन दिए गए थे, उसमें से बहुत से माने भी गए। अब देखिए क्या क्या है सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे सरकारिया, उन्हीं के अध्यक्षता में ये आयोग बना था, इसीलिए इसको सरकारिया आयोग कहा जाता है। और 1983 में इसका गठन किया गया था। सरकारिया आयोग के जो सुझाव हैं उसी पे मेन हम बात करेंगे, बाकी सब चीज़ें आपको पता ही हैं। इनके सुझाव क्या थे, परामर्श, सजेशंस क्या थे। तो देखिए बहुत से सजेशंस थे, ना आप उतने रट सकते हैं और ना रटने की ज़रूरत है। एक बेसिक सी समझ अगर आप क्लियर कर ले जाएंगे तो आप बिना रटे हुए इन चीज़ों को याद रख पाएंगे कि सरकारिया आयोग ने क्या कहा था। जैसे पीछे की 2 समितियों में हमने बताया कि उन्होंने खुला राज्यों का फेवर किया था, लेकिन यहाँ पर सरकारिया आयोग ने सबसे पहली बात की है केंद्र के शक्तिशाली होने के संदर्भ में। तो उसको एक चीज़ आप याद रखेंगे कि कौन शक्तिशाली रहेगा। तो सुझाव में जो पहला है वो है केंद्र का शक्तिशाली होना। इस संदर्भ में सरकारिया आयोग के क्या सजेशंस थे। जैसा हमने बताया कि इन्होंने केंद्र सरकार के यानी संघ सरकार के मजबूत होने की बात की, तो क्या इन्होंने कहा, देखिए कैसे साबित करोगे कि केंद्र सरकार के शक्तिशाली होने की बात की थी। तो एक चीज़ इन्होंने कही कि जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, जैसे कि अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र को मजबूत करती हैं, तो इन्होंने कहा कि अखिल भारतीय सेवाओं को और मजबूत किया जाना चाहिए। देखिए पिछली वाली समिति से जस्ट उल्टा बात है। इन्होंने कहा कि अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं
अखिल भारतीय सेवाएं मजबूत की जाएं, हटाया नहीं जाए और मजबूत किया जाए, मजबूत की जाएं। जितनी ज़्यादा अखिल भारतीय सेवाएं होंगी उतना ज़्यादा केंद्र का नियंत्रण बढ़ेगा। अभी 3 क्षेत्र में अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, IAS, IFS और IPS। तो ये संघ सरकार के द्वारा ये अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। UPSC इनका एग्ज़ाम लेता है, UPSC भर्ती करता है, इस पे पूरा नियंत्रण इनका जो है संघ सरकार का रहता है। लेकिन ये काम तो राज्यों में राज्य सरकार के लिए भी करते हैं ना, संघ सरकार के लिए भी करते हैं, राज्य सरकार के लिए भी करते हैं, जबकि राज्य सरकार का इनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। तो इन्होंने कहा कि अखिल भारतीय सेवाओं को और मजबूत करो, जिससे संघ सरकार की ताकत और बढ़ेगी। यानी कि इसमें नई सेवाएं जोड़ो। मजबूत करने का मतलब क्या है? नई सेवाएं जोड़ी जाएं, नई सेवाएं जोड़ो इसमें, जैसे कि मेडिकल सेक्टर में भी, इंजीनियरिंग सेक्टर में भी अखिल भारतीय सेवाएं जोड़ दीजिए, तो इससे और ज़्यादा मजबूत होगा केंद्र। दूसरी चीज़, शीतलवाड़ समिति ने कहा था कि केंद्रीय बलों की तैनाती में राज्यों से परामर्श लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा कि केंद्र का शक्तिशाली होना अनिवार्य है, क्योंकि देश की एकता और अखंडता के लिए केंद्र शक्तिशाली होना चाहिए। स्पष्ट इन्होंने ये बात कही कि देश की अखंडता एवं एकता हेतु केंद्र क्या हो? केंद्र शक्तिशाली हो। केंद्र का इन्होंने फेवर लिया है और इसीलिए इन्होंने कहा कि जो केंद्रीय बल हैं, सेंट्रल फोर्स जो हैं, केंद्रीय बल, कुछ केंद्रीय बलों के नाम कमेंट करके आप बताइए, जो सेंटर के अधीन फोर्स हैं उनके नाम आप बताइए। केंद्रीय बलों की तैनाती करने का अधिकार संघ को होना चाहिए, संघ को होना चाहिए। और एक बात इन्होंने स्पष्ट कही कि बिना राज्य की सहमति के भी, बिना राज्य की सहमति के भी, यानी कि सहमति ली जाए, राज्यों को बताया जाए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि राज्यों से परामर्श ना लिया जाए, लेकिन अगर राज्य सहमत नहीं है और लगाना आवश्यक है तो बिना राज्य की सहमति के भी जो है सेंट्रल फोर्स जो है वो लगाई जा सकती हैं राज्यों में, और ये होना चाहिए। तो इस तरह से क्या होगा? इस तरह से केंद्र शक्तिशाली होगा। और देखिए क्या कहा इन्होंने कि जो राज्यों का पुनर्गठन होता है, राज्यों का पुनर्गठन, हमने अभी शुरू में बताया कि राज्यों को तोड़ना जोड़ना ये सब किसके पास? संसद के पास पावर होती है, संघ के पास पावर होती है। तो ये पावर राज्य चाहते थे कि इसमें कुछ सहूलियतें राज्यों को भी मिलनी चाहिए। तो इन्होंने कहा कि राज्यों का जो पुनर्गठन है, राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति में कोई परिवर्तन न किया जाए। शक्ति में परिवर्तन नहीं। इसका मतलब है कि सेंटर के पास में पावर है, सेंटर के पास में ही सारी पावर्स बनी रहनी चाहिए। तो इस तरह से केंद्र क्या रहेगा? शक्तिशाली रहेगा। अब इसमें कुछ भी रटने जैसा है? केंद्र के शक्तिशाली होने की बात सिर्फ आप याद रखें, अपने आप लिख जाएंगे कि केंद्र के शक्तिशाली होने की जितनी बातें थी उसका समर्थन सरकारिया आयोग ने किया था। तो क्या ये मान लिया जाए कि सरकारिया आयोग राज्यों के विपक्ष में बात कर रहा था? नहीं, उन्होंने सिर्फ कहा कि सेंटर शक्तिशाली हो, ये मैं नहीं चाहता हूँ कि इसको बदला जाए, ऐसा बना रहना चाहिए। लेकिन राज्यों के फेवर की भी बहुत सी बातें जो हैं सरकारी आयोग ने की। तो सबसे पहले मुद्दे पर आते हैं राज्यपाल का मुद्दा, क्योंकि वहीं से कहानी शुरू हुई थी कि राज्यपाल के विषय में क्या कह रहा है ये आयोग। इसको आप देखिए दूसरी चीज़ जो है वो है राज्यपाल। गवर्नर के संदर्भ में सरकारिया आयोग का क्या मानना था? तो इसमें राज्य के पूरे फेवर की बात जो है इन्होंने की है। पहली बात इन्होंने कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति जब की जाए तो उसमें राज्य के मुख्यमंत्री का परामर्श लिया जाए। ये बात इन्होंने कही कि राज्यपाल की नियुक्ति में जिस राज्य में नियुक्त किया जा रहा है तो राज्य के चीफ मिनिस्टर का परामर्श लिया जाए कि उस व्यक्ति को बनाया जा रहा है तो वो राज्य का सीएम भी उस पर एग्री करे।
ये बात इन्होंने कही। दूसरी बात इन्होंने कही कि राज्यपाल जो है वो उस किसी क्षेत्रीय राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं होना चाहिए। ये बात तो पहले से भी आ रही थी कि राज्यपाल जो होना चाहिए, राज्यपाल तत्काल में जो है वो गैर राजनीतिक व्यक्ति हो, गैर राजनीतिक व्यक्ति हो। ऐसा न वो किसी पार्टी से सीधा संबंध रखता हो और बाद में वो भेदभाव करने लगे, तो इसीलिए वो किसी पार्टी का होना ही नहीं चाहिए। ज़्यादातर तो बाद में तो यही है कि वो उस प्रदेश का भी नहीं होना चाहिए, बाहर से ही लाया जाए। तो राज्यपाल गैर राजनीतिक व्यक्ति हो, वहाँ की क्षेत्रीय राजनीति से उसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये कही कि राष्ट्रपति जो हटा देते हैं, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है, वो बात भी उतना ज़्यादा ठीक नहीं है। राज्यपाल को हटाए जाने के लिए कुछ तार्किक कारण होने चाहिए, ऐसे ही नहीं। यानी कि जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है पद, राज्यपाल को हटाने के लिए पर्याप्त उचित कारण हो तभी हटाया जाए, ऐसे नहीं कि जब मर्जी हुआ हटा दिया। तो इसके लिए इन्होंने ये भी कहा कि राज्यपाल का कार्यकाल निर्धारित होना चाहिए। राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होना चाहिए, कार्यकाल 5 वर्ष हो, और बीच में अगर हटाना है तो पर्याप्त कारण होना चाहिए, ऐसे नहीं कि जब मन हुआ हटा दिया अपनी मर्जी से। तो इस प्रकार से 5 वर्ष का कार्यकाल निर्धारित किया जाए ताकि राज्यपाल फ्री होकर के बिना किसी भेदभाव के काम कर सकें। तो ये राज्यपाल के संदर्भ में बातें कही। और ये भी कहा कि अगर राज्य में जब तक बहुमत हासिल है सरकार को, तब तक राज्यपाल उसे भंग नहीं कर सकते हैं। तो बहुमत की सरकार को नहीं भंग करें, बहुमत की सरकार को भंग नहीं कर सकते, भंग नहीं राज्यपाल कर सकते। और एक चीज़ है, राज्यपाल के पास में एक पावर होती है कि जब राज्य के विधानमंडल में, बहुत बार ये मैं बात बताता हूँ उसी तरीके से ताकि बातें दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएं। राज्यपाल के पास में एक विधायी शक्ति ये है कि जब राज्य के विधानमंडल में कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है और राज्यपाल को लगता है कि ये इसको राष्ट्रपति से अनुमति की आवश्यकता है आर्टिकल 200 के तहत, तो वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करते हैं। तो ऐसे में सरकारीय आयोग की एक सिफारिश ये थी कि राज्यपाल जब भी किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करें तो उसका उचित कारण भी बताया जाना चाहिए। ऐसे तो कारण बताने की कोई वरीयता ही नहीं थी। तो इन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयकों का कारण बताएं। तो इस तरह से राज्यपाल के विषय में बहुत सी बातें सुझाव के रूप में रखी गई ताकि राज्यों को भी कुछ इसमें हस्तक्षेप राज्यपाल की नियुक्ति और उनको हटाए जाने में होनी चाहिए। तो इस तरह से क्या है, ये राज्यों के फेवर की बात की गई थी, कारण भी उनको मिले और ये कार्यकाल भी राज्यपाल का निश्चित हो जिससे राज्य संतुष्ट रहें। तो ये राज्यपाल के संदर्भ में बातें हैं। अब देखिए, एक चीज़ हमने और बताई थी आपको कि राष्ट्रपति शासन को लेकर के, देखिए जितनी बातें हैं बस उन्हीं पे आपको करना है डिस्कशन। जो मुख्य मुद्दे हैं, हर मुद्दे का जो सल्यूशन दिया गया समितियों के द्वारा, वैसे तो बहुत है लेकिन इतने नहीं याद करने की ज़रूरत है। राष्ट्रपति शासन एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और राज्यों की सरकार को कभी कभी ये लगता है कि संघ सरकार अपने हित साधने के लिए राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लगा देती है, कभी कभी ये महसूस होता है। इसका दुरुपयोग करती हैं, इस आर्टिकल 356 का दुरुपयोग करती हैं और राज्यों में जब उनके माफिक सरकार नहीं होती है तो उनको हटा के वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं और कारण कोई न कोई निकाल ही देंगे। तो ऐसे में सरकारी आयोग का ये मानना था कि राष्ट्रपति शासन हटाया तो नहीं जाए, यानी इसके प्रावधान रखे जाएं, लेकिन बहुत सावधानी पूर्वक इसका इस्तेमाल किया जाए और राष्ट्रपति शासन तभी लगाया जाए जब कोई और दूसरा रास्ता ना बचे, यानी पहले राज्यों को चेतावनी दी जाए, सुधार करने का मौका दिया जाए, बहुत सी प्रक्रियाएं करने के बाद में जब कोई चारा ना बचे, राज्य तब भी ना माने, तब अंतिम रामबाण के रूप में, अंतिम ब्रह्मास्त्र के रूप में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए, इसके पहले नहीं। तो राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में क्या कहा था, अगला पॉइंट है राष्ट्रपति शासन।
राष्ट्रपति शासन। इसके संदर्भ में क्या कहा? इन्होंने कहा कि इसका प्रयोग जो है, इसका प्रयोग सावधानी पूर्वक हो, सावधानी पूर्वक हो। पहली बात यह है कि इसका प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाए और यह अंतिम विकल्प होना चाहिए। पहले और विकल्पों पे बात की जानी चाहिए, जब लास्ट में कुछ ना बचे तब इसका प्रयोग होना चाहिए, विकल्प के रूप में हो। तो राष्ट्रपति शासन का भी पक्ष सरकारी आयोग ने उतना नहीं लिया, लेकिन हाँ, ये भी नहीं कहा कि राष्ट्रपति शासन के प्रावधान खत्म कर दिए जाएं। राज्य मन्नार समिति चाहती थी कि राष्ट्रपति शासन जैसी कोई चीज़ संविधान में नहीं होनी चाहिए, तो इन्होंने उसको जो है रखा है, लेकिन अंतिम विकल्प के रूप में इसको रखा है राष्ट्रपति शासन। अखिल भारतीय सेवाओं के संदर्भ में तो हमने आपको केंद्र वाली बात में बता ही दिया कि अखिल भारतीय सेवाओं को तो और ज़्यादा बढ़ाने की बात जो है इसमें की गई थी। अब इसके बाद देखिए अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रपति शासन के बाद में अंतर्राज्यीय परिषद की बात की इन्होंने। अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद जो है आपको पता है आर्टिकल 263 के तहत है और इसको जो है पिछली समितियों ने, शीतलवाड़ समिति, राजमन्नार समिति ने भी समर्थन किया था और सरकारी आयोग ने भी इसको पूरी तरीके से समर्थन दिया और कहा कि एक अंतर्राज्यीय जो है इंटर स्टेट काउंसिल होनी चाहिए, अंतर्राज्यीय परिषद होनी चाहिए। अब देखिए ये अंतर्राज्यीय परिषद जो है केंद्र और राज्य के संबंधों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 1990 में इसका गठन किया गया सरकारी आयोग की सिफारिश के बाद में, और इसका जो रोल है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि केंद्र और राज्य के बीच में जितने भी विवाद के मसले होते हैं, जो सामूहिक हित के, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच में टकराव की स्थिति हो सकती है, परस्पर हित के मामले होते हैं, उन पर जांच करना, उनका अन्वेषण करना और उस पर अपनी राय देना, सलाह देना, ये काम है अंतर्राज्यीय परिषद का। इसमें सेंटर और स्टेट के बीच में भी काम करती है और दो स्टेट के बीच में भी, यानी राज्यों और राज्यों के बीच में भी काम करती है। इसमें गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। पिछले वाली क्लास में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन और इसकी संरचना इत्यादि के विषय में हम बात कर चुके हैं, तो आप उसको फिर से देख लीजिएगा अंतर्राज्यीय परिषद क्या होती है। तो अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की बात की, का गठन हो, और बाद में 1990 में इसका गठन किया गया। तो अंतर्राज्यीय परिषद ये राज्यों के फेवर की भी बात थी। इसके बाद एक विधायी शक्तियों के विषय में भी इनकी सलाह थी। विधायी शक्ति में आपको पता है कि समवर्ती सूची, समवर्ती सूची विवाद का मसला है राज्य और केंद्र के बीच में। समवर्ती सूची में जो टॉपिक रखे गए हैं उन पर राज्य भी कानून बनाता है, केंद्र भी कानून बनाता है, और वहाँ पे केंद्र के कानून को वरीयता दी गई है कि अगर एक ही मुद्दे पे राज्य और केंद्र दोनों कानून बना देते हैं तो किसका कानून प्रभावी होगा? केंद्र का, यानी संघ का कानून प्रभावी रहता है। तो ऐसे में राज्यों को आपत्ति है। तो यहाँ पर जो सरकारिया आयोग की जो सिफारिश थी वो दो बातें थीं। एक तो बात इन्होंने कहा कि जो समवर्ती विषय है उस पर केंद्र को, पहली बात तो यह है कि कानून जब तक बहुत आवश्यक हो तब तक, जब तक बहुत ज़्यादा राष्ट्रहित की आवश्यकता ना पड़ जाए तब तक नहीं बनाना चाहिए। राज्यों को मौका दिया जाना चाहिए कि राज्य जो है वो समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाएं। समवर्ती सूची को हटाने की बात इन्होंने नहीं की कि समवर्ती सूची हटा के राज्यों को दे दीजिए, राज्य सूची में कर दीजिए सारे विषय, ऐसा नहीं। इन्होंने कहा कि समवर्ती सूची तो रहे, लेकिन सामान्यतः संसद को इस सूची के विषयों को टच नहीं करना चाहिए। इन्होंने कहा कि जब तक राष्ट्र हित में, यानी कोई मुद्दा राष्ट्रीय न हो, राष्ट्रीय हित में अति आवश्यक न हो, अति आवश्यक ना हो, तब तक केंद्र इस पर कानून ना बनाए, इस पर कानून ना बनाए, और यदि बनाए तो राज्य की सलाह भी ले, राज्य की सलाह पर बनाए। यानी कि पहली चीज़ है तो बनाए ही ना,
जब तक बहुत ज़्यादा राष्ट्रीय हित का मामला ना जुड़ा हो। यदि बनाने की ज़रूरत पड़ती भी है तो उसमें राज्य का परामर्श लिया जाना चाहिए, उसको पहले बताया जाना चाहिए। तो ये विधायी शक्तियों में ये इनका सुझाव था। दूसरा एक सुझाव जो राज्यपाल वाली हेडिंग में हम पहले बता चुके हैं कि राज्य के विधानमंडल में कोई विधेयक अगर रखा जाता है और राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करता है तो उसका कारण बताया जाना चाहिए। तो एक चीज़ ये है। तो इस तरह आप देखते हो कि ये सभी बिंदु हमने डिस्कस किए। कुछ और भी इनके सजेशंस थे, जैसे कि एक आप नोट कर लीजिए, इन्होंने कहा कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसका नाम बदल करके राष्ट्रीय आर्थिक एवं विकास परिषद कर दिया जाए और त्रिभाषी फार्मूला को और ज़्यादा डेवलप करने की बात इन्होंने की। जैसे यूपी में त्रिभाषी फार्मूला लागू है, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी और यहाँ की एक उर्दू भाषा को शामिल करके 3 भाषाओं में काम किया जाता है। तो ऐसे जो है इस पर भी इन्होंने जोर दिया, त्रिभाषी फार्मूला पे। तो ये सारी चीज़ें, बहुत और भी सजेशंस थे, वो सब हम जो मेन हैं वो हमने डिस्कस यहाँ पर कर लिए हैं और इतने काफ़ी हैं, सफिशिएंट हैं। अब हम जो है इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम पुंछी आयोग है उसको पढ़ेंगे, एक और 2 आयोग समितियां हैं उन सबको डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद हम एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो है केंद्र एवं राज्य के बीच में वित्तीय संबंध, फाइनेंशियल रिलेशंस कैसे हैं, जिसमें हम जीएसटी, वित्त आयोग, इन सब चीज़ों पर भी बात करेंगे। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।